पिछले कल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक चौंकाने वाला वक्तव्य दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की आज़ादी के बाद इतनी मुश्किलात और तकलीफ झेलनी पड़ी जो कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी शासन के दौरान नहीं झेलनी पड़ी। ये एक ऐतिहासिक झूठ है। प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए जिम्मेवारी से, सच्चाई से अपनी बात कहनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री स्वयं असत्य बात करें, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने रखें और एक ऐसी सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करें जो न्यायोचित नहीं है, ना ही वो बीजेपी, आरएसएस उस सहानुभूति के काबिल है। प्रधानमंत्री जी को ये याद कराना जरूरी है कि वो, उनका दल, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी 1950, 60 और 70 के आधे दशक तक भारतीय जनसंघ और आरएसएस की कोई हिस्सेदारी, योगदान हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रही। ये भी याद कराना जरूरी है कि ये इनके सहयोगी उत्तराधिकारी हैं उस विचारधारा, उस सोच के जिसने आजादी के संग्राम का विरोध किया था, महात्मा गांधी का विरोध किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, अंग्रेजों की तरफदारी करी थी, अंग्रेजी के कहने पे राज्यों की, सूबों की हुकूमतों में, सरकारों में शामिल हुए थे। मुझे ये भी याद दिलाना होगा कि सन 1939 के अंदर जब अंग्रेजी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेगा, भारत की मर्जी के खिलाफ, और राष्ट्रीय आंदोलन के कांग्रेस के नेतृत्व से बिना बात किए हुए कांग्रेस ने निर्णय किया था कि वो सूबों की, राज्यों की सरकारों से इस्तीफा देगी। उस समय कांग्रेस के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिए। उसके पश्चात उस समय के हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर दामोदर सावरकर ने वाइस रॉय लिनलिथगो को पत्र लिखा और उसमें यह कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, पर हिंदू महासभा सूबों के अंदर, राज्यों के अंदर सरकार में शामिल होगी। जहां मुस्लिम लीग है वहां मुस्लिम लीग के साथ, जहां अन्य दल हैं अन्य दलों के साथ। सिंध से लेकर फ्रंटियर प्रोविंस तक वहां मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनी। बंगाल के अंदर फजलुल हक चीफ मिनिस्टर थे, उनको बने कांग्रेस की सरकार के इस्तीफे के बाद, और उस सरकार में मंत्री के रूप में, वरिष्ठ मंत्री के रूप में शामिल हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के स्थापक थे। वो मंत्री के रूप में रहे। प्रधानमंत्री जी आपको ज्ञान देने के लिए 26 जुलाई 1942 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पत्र बंगाल के गवर्नर सर जॉन हर्बर्ट को, जिसमें उन्होंने ये लिखा, और पत्र अंग्रेजी में था इसलिए अंग्रेजी में पढ़ के सुना दूं थोड़ा सा अंश। पत्र की कॉपी छपी है किताबों में, मेरे पास है, मैं लाया हूं।
The question is how to combat this movement, the Quit India movement. In Bengal, the administration of the province must be carried in such a manner that this movement will fail to take root in the province. Indians have to trust the British, not for the sake of Britain, but for the defense and freedom of province. As your minister, I am willing to offer you my whole-hearted services. श्यामा प्रसाद मुखर्जी. उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं सबको ये चिट्ठी सर्कुलेट करूंगा, अपने तक सीमित नहीं रखी गवर्नर तक, बल्कि उसको सब जगह भेजने की इन्होंने बात करी. आरएसएस ने निर्णय लिया और हिंदू महासभा ने कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे. ये निर्देश दिया गया इनकी शाखाओं के माध्यम से कि भारत छोड़ो आंदोलन में संघ हिस्सा नहीं लेगा, संघ के सदस्य शामिल नहीं होंगे. ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट, उसको होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कहा जाता था, उसकी 28 अगस्त 1942 की फाइल है, पन्ना नंबर 92, जिसमें ये सारी आरएसएस का सर्कुलर, उसकी सारी हिदायतें उसमें लिखी गई हैं. बॉम्बे प्रोविंस, उसको बॉम्बे कहा जाता था, वहाँ के होम सेक्रेटरी अयंगर थे. उन्होंने लिखा है, संघ हैज स्क्रूपुलसली केप्ट विद इन द लॉ and in particular refrained from taking any part in the disturbances of 1942. काफी खत हैं, काफी कागज हैं. एक ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिनको ये सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी आरएसएस का ये प्रयास है कि राष्ट्रीय संग्राम के, स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ दिग्गज नेताओं को ये अपना लें. ये प्रयास इन्होंने सरदार पटेल के लिए किया. अभी इनके मंत्री देश में घूम रहे हैं, कई उस जगह जहां स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए, ताकि उनको, उनके योगदान को स्मरण करें, लोगों को बताएं. अच्छी बात है कि आज ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि उस समय हुआ क्या था, वो संघर्ष क्या था जिसमें लाखों लोग जेल गए, हजारों लोग फांसी पर चढ़े. देश के और संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 11 बरस से ज्यादा अंग्रेजी जेलों के अंदर रहे. जवाहरलाल नेहरू 13 बरस से ज्यादा जेलों में रहे, पर उनका जो सेंटेंस का पीरियड था वो 3262 दिन था. और 1942 और 45 के बीच में 1040 दिन जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर किले की जेल में बंदी थे. और दोनों जो उन्होंने बड़े ग्रंथ, बड़ी किताबें लिखी हैं, वो जेल के अंदर ही लिखी थी. डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1942 और 45 के बीच में लिखी थी. वो भी जेल के जो राशन कागज होता है, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाएगी, प्रधानमंत्री जी ने नहीं पढ़ी होगी, उसमें कहीं एक भी कॉमा कट ब्लेमिश नहीं है, वैसा का वैसा ही छपी है जैसा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था. इनको मैं ज्ञान देना आवश्यक समझता हूं कि जिन कुर्बानियां दी हैं उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपमान किया है गांधी का, नेहरू का, सरदार पटेल का, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी, जो अंग्रेजों की जेलों में रहे, जिन्होंने लाठियों के प्रहार सहे. और महात्मा गांधी ने लंबे समय तक कई बार अनशन किया भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत की एकता के लिए. एक फहरिस्त लंबी है. प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान की जेलें और कारागार गवाह हैं इस बात के,
और भारत का इतिहास जिसके ये नया लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और वही सरदार पटेल जिनको अपनाने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आपकी पार्टी कर रही है, और ये दर्शाने की कि सरदार पटेल और नेहरू अलग थे। सरदार पटेल ने जो महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा है, अभिनंदन ग्रंथ लिखा है जवाहरलाल नेहरू के लिए, उसको प्रधानमंत्री जी और आरएसएस वाले एक बार पढ़ लें कि सरदार के क्या विचार थे। सरदार पटेल के विचार आरएसएस के बारे में उनके उस निर्णय से स्पष्ट है जो राष्ट्रपिता की हत्या के बाद एक फैसला किया गया था। 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार का कम्युनिके है, कैबिनेट का रेजोल्यूशन, जिससे आरएसएस और हिंदू महासभा पर पाबंदी लगी थी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब इतिहास की बात करी है, उनको याद कराना जरूरी होगा। और जो ये बड़ा बुत बनाने जा रहे हैं, जो भी हिंदुस्तान में नहीं बन रहा, चीन में सुना बन रहा है सरदार पटेल का, उसको गुजरात में लगाएंगे। ये स्वागत योग्य है, सराहनीय बात है। बुत लगना चाहिए, बड़ा लगना चाहिए। उस बुत के नीचे एक कांस्य पटका पर सरदार पटेल का ऑर्डर और सरदार पटेल के 2 पत्र, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो 18 जुलाई 1948 का है, और एक आरएसएस के सरसंघचालक उस समय के गोलवलकर जी को जो 11 सितंबर 1948 का है। वो पत्र मेरे पास हैं। कैबिनेट का रेजोल्यूशन है, वो भी हमारे पास है। तो बेहतर होगा सरदार पटेल को अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री जी उस भारत सरकार के फैसले, कैबिनेट रेजोल्यूशन और सरदार पटेल जी की चिट्ठियां उसके नीचे छाप कर लगा दें, ताकि देश को सही इतिहास पता लगे और प्रधानमंत्री स्वयं या भविष्य में इनके उत्तराधिकारी देश की जनता को भारत के संग्राम के बारे में गुमराह ना करें। शायद यह भी बताना जरूरी होगा कि सावरकर जी, सबका हम सम्मान करते हैं जिन्होंने भी देश के लिए कुछ किया, पर फरवरी 1915 से सरकार को याचिकाएं देनी शुरू करी थी। पहली याचिका वाइस रॉय रेजिनाल्ड क्रैडॉक को दी गई थी फरवरी 1915 में। ये आपको ज़ेटलैंड पेपर्स में मिल जाएंगे, सारे छपे हुए हैं। एक अंश पढ़ के सुना दूं। If the government in its manifold beneficence and mercy releases me, I for one cannot but be the strongest advocate of constitutional progress and loyalty to the British government. I am ready to serve the government in any capacity. Unquote. इन्होंने कुल 6 मर्सी पिटीशन दी थी। 5वीं मर्सी पिटीशन 24 जनवरी 1920 की है और 6ठी मर्सी पिटीशन 30 मार्च 1920 की है। उसके बाद इनको महाराष्ट्र भेज दिया गया था। ये सही है कि उनको एक जिले के अंदर रखा और उसके बाद 1925 में पूर्ण रूप से ये आज़ाद हो गए। तो स्वतंत्रता संग्राम का योगदान हमने बता दिया। जिनका संघर्ष है, उनके संघर्ष को अपमानित करना देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इसीलिए हमने कहा कि इन्होंने स्वयं कल ये बयान देकर इतिहास को झुठलाने की कोशिश करी है और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का, राष्ट्रीय आंदोलन का अपमान किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री को केवल खेद नहीं व्यक्त करना चाहिए, उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि उनकी पद की गरिमा को जो आघात इन्होंने स्वयं लगाया है, शायद उसकी थोड़ी सी मुरम्मत कर लें। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है कि इन्होंने इतना ज्यादा तकलीफ उठाई है, आजादी के बाद 60 के दशक से कई राज्यों के अंदर इनकी सरकारें बनी,
मध्य प्रदेश में बनी, राजस्थान में बनी, यूपी में बनी, कभी गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, लंबी फहरिस्त है। इनके लोग मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे। केंद्र में जनता दल की जब सरकार बनी तो 2.5 साल माननीय वाजपेयी जी, हम उनका आदर करते हैं, अडवाणी जी, ये सब मंत्री थे। वीपी सिंह की सरकार में भागीदारी थी, उसका समर्थन था। 6 साल अटल जी स्वयं प्रधानमंत्री रहे। 12 साल भाई नरेंद्र मोदी जी स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2 साल से, 2.25 साल से ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या ये कह रहे हैं कि हमने आजादी के बाद बहुत तकलीफ उठाई है? कौन सी इन्होंने तकलीफ उठाई जो गांधी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, मौलाना आजाद ने, इन लोगों ने नहीं उठाई? इसीलिए हमने कहा है कि इनका ये बयान गलत है। It does not behove the Prime Minister of India to lower the dignity of his office by making a statement which is factually incorrect, an insult to the freedom fighters, to the leader of India's national struggle, father of the nation Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, and thousands of others who made manifold sacrifices during India's national struggle. It is a shocking untruth that the Prime Minister of India has publicly uttered. Therefore, it is important, as I have said, and I will not repeat, to remind him that he, his colleagues, the party to which he belongs, and their mother organization, the RSS, which is non-participant in India's freedom struggle, and on critical occasion supported the British government, and therefore the word collaborator, which I am very carefully using, will be the correct English word. And they are the ideological descendants of those non-participants and those who opposed Mahatma Gandhi. After India's independence, Bharatiya Janasangh, whether it was Dr. Shyama Prasad Mukherjee, he was a member of Jawaharlal Nehru's cabinet. But as I have said, Hindu Mahasabha, after the resignation of the Congress ministries, had joined the ministries in the states to support the British and the British war effort. And in many states, in provinces, they were in the government together with the Muslim League, which again had passed the resolution to oppose Quit India movement. So the history is such that Prime Minister better avoids referring to the freedom movement, the freedom struggle, and the sacrifices. Post India's independence, Prime Minister Narendra Modi ji needs to be reminded, and his colleague, his party, that they are direct beneficiaries of India's freedom, India's constitution, India's democracy, which allowed and empowered him and his colleagues, his party, to form governments in many states, and also government in center, where they were in power directly for 6 years, participants in power for another 3.5 years, and if you add 2 years and 3-4 months of the present regime, then you can count the number of years. So when they have been in power at the national level after India's independence, that's exactly the time Jawaharlal Nehru spent in prison or Mahatma Gandhi spent in prison. So therefore, he has made a shocking comparison, trivializing the freedom struggle, insulting our national heroes, for which he must not only withdraw that shameful statement, but apologize. I don't have anything
more to add because I don't want to verbatim repeat what I have said and read. We have documents because whatever I have said, I say with full sense of responsibility, unlike the Prime Minister. I have read history and I am accurate about my facts. स्वामी सामान्य रीते संत परंपराમાં ગુરુ શિષ્ય બનાવે એ ક્રમ સદીઓથી ચાલતો આવે છે પણ પ્રમુખ સ્વામી